क्वेश्चन लिखिए, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ so that your weight can be 3/5 times of the weight at the pole where gravity is g naught, and radius of earth is capital R, पोल पर ग्रेविटी जी नोट है, रेडियस आर है। तो बताइए ओमेगा की वैल्यू कितनी हो कि वेट आपका 3/5 टाइम्स ऑफ वेट हो जाए एट पोल। सिंपल सी बात है, शुरू कीजिए। भाई क्या बोलता है आपका वेट क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटी। मास आप दुनिया में चेंज नहीं कर सकते, जितना आपके अंदर है उतना ही रहेगा, हड्डी खून आरबीसी डब्ल्यूबीसी वही रहेगा, फर्क आएगा ग्रेविटी का। अभी कहता है एंगुलर वेलोसिटी। तो आप में से मुझे ये बताइए, आपने किसी ने भी ऐसा कोई फॉर्मूला लिखा है जिसमें कि एंगुलर वेलोसिटी आती हो? फिर कहां से आंसर निकलेगा? क्या बताया था? अगर अर्थ घूमती है तो ग्रेविटी जो आती है वो आती है जी नोट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्डा। याद है फॉर्मूला ये? अब मुझे पता है कि पोल पर ग्रेविटी पर किसी भी चीज का असर नहीं होता, ना घूमने का होता है, तो मैं मान लेता हूं ये है पोल पर ग्रेविटी। अब आप तो यहां रहते हैं तो लैम्डा क्या हो जाएगा? 0। तो G इज इक्वल टू जी नोट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, कोस 0 1 होता है। अब क्या कह रहा है? आपका वेट कितना होना चाहिए? शुड बी 3/5 टाइम्स ऑफ द वेट एट पोल। पोल पे वेट क्या होगा? पोल पे मास और पोल पे ग्रेविटी। यानी कि बेसिकली अगर आपकी ग्रेविटी पोल पे ग्रेविटी का 3/5 टाइम्स हो जाए तो आपका वेट हो जाए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही चल रहा है कि आपका वेट पोल पे वेट का 3/5 टाइम्स हो जाए। एम से तो एम कट जाएगा, यानी कि आपकी ग्रेविटी पोल पे ग्रेविटी का 3/5 टाइम्स आ जाए, तो जी की वैल्यू ये यहां रख दो। अब देख लो ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यू क्या आ रही है। खत्म। आप देखो पोल पे बोल रहा है कि पोल पे ग्रेविटी का बताना है, तो आप कहां पर हो? आप इसका मतलब पोल पे नहीं हो, तो आप कहां पे बैठे? इक्वेटर पे ही तो बैठे ना। तो इक्वेटर पे होगा तो लैम्डा 0 मानोगे, और दुनिया इक्वेटर पे ही रहती है, पोल पे कोई नहीं रहने जाता है। ऑलरेडी मैं ये चीज पढ़ा चुका हूं, डराने के लिए नाम है, बाकी ये जी ही है, कोई नई चीज नहीं है। ग्रेविटी आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, हाइट पर कैसे चेंज होती है, डेप्थ पर कैसे चेंज होती है, सब पढ़ चुके हैं। बट यहां पे नाम अलग है तो थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाएंगे, और कुछ नहीं है। लिख लीजिए इसको। आइए, जिस तरह हम ये कहते हैं कि मैग्नेट जो होती है, मैग्नेट के चारों ओर होता है मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज जो होता है, चार्ज के चारों ओर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह से हम कहते हैं मास के चारों ओर होता है आपका ग्रेविटेशनल फील्ड। हम कहते हैं मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनाओ, तो हम कहते हैं कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है, साउथ में एंट्री लेती है, बहुत तरह की बातें करते हैं। ऐसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड होता है जो किसी भी मास की तरफ होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन हमेशा ऐसी होती है। इस मास का इसका अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, और इस फील्ड की वजह से अगर यहां पर मैं कोई दूसरा मास रख देता हूं, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है।
एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है, इसकी वजह होती है ग्रेविटेशनल फील्ड। और जिस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करते थे, हम कहते थे कि किसी भी मैग्नेट के चारों ओर का वो एरिया जहां तक ये किसी भी आयरन के ऑब्जेक्ट को या मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट कर लेता है, क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। इसी तरह से किसी भी मास के चारों ओर का वो एरिया जहां पर किसी भी मास को रखने पर वो इस मास की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये है आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, लिख लीजिए इसको। पहली चीज, अब जरा सोचिए, एक मास यहां पर है कैपिटल एम और ये स्मॉल एम, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड अगर मैं बनाऊं तो इस तरह से होगा, इधर भी होगा, बट वो मैं बनाना नहीं चाह रहा, है ना। तो किसी भी फील्ड में अगर कोई स्मॉल एम मास रखता है तो ये कैपिटल एम इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इस फोर्स का नाम होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम एम इंटू यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड जी से बताएंगे। और न्यूटन कहता है कि ये मास इस मास को जिस फोर्स से खींचता है वो फोर्स होता है जी m1 m2 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला हो गया gm अपॉन आर स्क्वायर। कोई नई चीज नहीं पढ़ाई है, ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, जब मैंने आपको ग्रेविटी पढ़ाई थी वहां भी बताया था कि जी का फॉर्मूला जो होता है किसी भी पॉइंट P के लिए, जी का फॉर्मूला होता है gm अपॉन आर स्क्वायर, जहां पर आर उसकी सेंटर से डिस्टेंस होती है, लेकिन अगर वो हाइट बोल देता है तो इस आर की जगह आर प्लस एच रख दिया जाता है, सिंपल। तो वही चीज है, सेम, कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ बताने का तरीका अलग है। इस बार मैं यहां पर मैंने कोई भी ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं बताया था, डायरेक्ट फॉर्मूला बताया, लेकिन यहां पर मैं ग्रेविटेशनल फील्ड बता रहा हूं। ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ये रहा जी, तो फोर्स हो गया एम इंटू जी और ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला आ गया ये। बट चक्कर अब यहां पर ये है कि अगर फील्ड है तो डायरेक्शंस की बातें होती हैं, और चूंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, और अट्रैक्टिव फोर्सेस को फिजिक्स में नेगेटिव साइन से बताते हैं। तो हम अगर लिखें तो ये लिखेंगे माइनस जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। तो यहां पर अगर मैं जी की वैल्यू माइनस में रख दूंगा इस तरह से, तो ग्रेविटेशनल फील्ड मेरा आ जाएगा माइनस में इस तरह से। तो ये हो गया मेरे पास ग्रेविटेशनल फील्ड विद माइनस। हालांकि ये माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ नेचर में अट्रैक्शन को बताता है। और कुछ नहीं, बाकी सब वही है। लिख लीजिए इसको। इस स्मॉल एम को कौन खींच रहा है? ग्रेविटेशनल फील्ड। किसका ग्रेविटेशनल फील्ड? इसका। और अगर कैपिटल एम को ये खींचेगा तो मैं कहूंगा कि इसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इसका, वो इस कैपिटल एम को अपनी तरफ खींच रहा है। और दोनों फोर्सेस कैसे होंगे? बराबर होंगे। ओके, आगे आइए। अब मैं कर्व खींचना चाहता हूं जी और आर स्क्वायर के बीच में। तो सुनना, दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास कर्व खींचने के। मुझे पता है कि g इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर है। कैसा आता है कर्व इसका?
बोलो कैसा आता है, पढ़ा है ना मैथमेटिकल टूल्स, तो कैसा आता है कर्व, बना के बता दो, नाम नहीं पता है तो। बताओ बनाओ। सब गोबर हो तुम, प्योर गोबर, कभी गाय वाले नहीं हो, कुछ भी नहीं पढ़ा तुमने अभी तक। लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाना पड़ेगा, ऐसे नहीं काम चलेगा। जरा सोचो, आर बढ़ेगा तो जी कम होगा ना, हाइपरबोला बोलते हैं इसको। और कोई पहली बार नहीं करा ये कर्व, ये कर्व भी आपका सही माना जाता है, बट मोर करेक्ट कर्व कौन सा होगा? ये कैसा है करेक्ट? मोर करेक्ट होगा माइनस वाला, यानी कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा ऐसा। ये मोर करेक्ट है। पेपर में दो कई कई बुक्स में ये वाला बना देते हैं, और आपको ऑप्शन में दिया तो हो सकता है ये वाला दे ही ना, लेकिन ऑप्शन में अगर ये दोनों आ गए तो ये वाला मोर करेक्ट होगा। बनाइए इसको। अगर क्वेश्चन में 9.8 बोला है तो 9.8 लेना पड़ेगा। एनसीईआरटी के जो हमने 1D 2D जो भी पढ़ा है, तो एनसीईआरटी अपनी तरफ से जी की वैल्यू 9.8 ही लेकर के चलती है, बट जनरली जो स्कूल के जो पर्टिकुलर एनसीईआरटी के बाहर की बात करूं, जी की वैल्यू 10 ही ली जाती है, क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा हम लोग फंसना नहीं चाहते हैं। और दूसरा डेटा पे भी डिपेंड करता है कि डेटा कैसा है। सपोज करो आपके पास 4.9 अपॉन जी आ रहा है, तो यहां पर 9.8 लेने में भलाई है, क्योंकि ये 1 से 2 बार कट जाएगा। लेकिन यहां पे 5/g आ रहा है, तो इसको 10 ले लो ताकि 1/2 आ जाए। तो वो उस तरह से गेम खेला जाता है, ये चीजें प्रैक्टिस से आती हैं। ओके, तो ये तो हमने कर दिया ग्रेविटेशनल फील्ड। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। पहला पॉइंट मैंने बताया ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास। इसमें मैंने बताया कि अगर ये मास है और इसका फील्ड इधर है, कोई स्मॉल m यहां से r डिस्टेंस पर रख दिया जाएगा, तो यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू आएगी -gm/r², राइट। और यहां पर g और r का कर्व ये वाला भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। क्लियर? ये था हमारा ड्यू टू पॉइंट मास पहला। ग्रेविटेशनल फील्ड, अब हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं जी के लिए। अभी तक हम जी को सिर्फ ये समझते थे कि अर्थ की ग्रेविटी है, बेसिकली ये ग्रेविटेशनल फील्ड है जो उस अर्थ के चारों ओर है। अर्थ के चारों ओर इसका एक अपना फील्ड है, जिसकी वजह से कोई भी बॉडी जो होती है इसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। इसको हम ग्रेविटी कहते हैं, और यहां पर हमने उसको एक अलग से नाम दिया है ग्रेविटेशनल फील्ड, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो मैंने आपको यहां पे ये बताया कि ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन किसी भी मास का ग्रेविटेशनल फील्ड उस मास की तरफ होता है। मेरा ग्रेविटेशनल फील्ड मेरी तरफ आएगा, तुम्हारा ग्रेविटेशनल फील्ड तुम्हारी तरफ आएगा, सीधा सा हिसाब है। फिर मैंने कहा कि ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला निकाल के बताया था -gm/r²। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड एक पॉइंट मास के लिए निकाल दिया। अब दूसरा मैं करा रहा हूं, चाहो तो आप इसको दोबारा से लिख लो अगर आपको टॉपिक नहीं समझ में आए, क्योंकि वहां मैंने पॉइंट मास नहीं लिखाया था। इससे पहले भी जो लिखा है ना, उसके हेडिंग में ग्रेविटेशनल फील्ड लिखवाया है ड्यू टू पॉइंट मास ऑल लिख लेना, या तो अलग से इसको बना दो। ये रहा हमारे पास पॉइंट मास। पॉइंट मास इसलिए हम कहते हैं क्योंकि हम इस वाली डिस्टेंस को हम कैलकुलेट नहीं करना चाहते कि ये कितना है, इसके रेस्पेक्ट में ये बहुत छोटा है। चलिए अगला लिखे, फॉर ए स्फेरिकल शेल। ये भी समझ लो,
जब आपको स्फेयर बोला जाता है और स्फेरिकल शेल बोला जाता है, दोनों में फर्क होता है। स्फेयर अंदर से सॉलिड होता है, शेल अंदर से होलो होता है। जिसको नहीं पता है वो ये बात समझ ले। स्फेयर बोला है, कुछ नहीं बोला है तो सॉलिड हुआ, शेल बोलेगा तो अंदर से होलो ही होगा। तो हम किसके लिए निकाल रहे हैं? शेल के लिए। क्या जो हम शेल के लिए निकालेंगे वो फॉर्मूला अर्थ पे भी लागू हो जाएगा? अर्थ पे नहीं होगा, अर्थ तो सॉलिड है यार। ओके, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू शेल। आइए, मुझे पता है कि ये शेल है। अब इससे पहले क्या था? पॉइंट मास, जिसका कोई शेप और साइज नहीं था। अब एक स्फेरिकल शेल जिसका मास m है, रेडियस r है, इसकी वजह से मुझे निकालना है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो 3 जगह पे निकालेंगे। एक पॉइंट P मेरे पास यहां है जो सेंटर से r डिस्टेंस पर है। मुझे इस P पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है। तो फर्स्ट केस हम ऐसा दिया जाता है कि अगर पॉइंट बाहर है, अब कई बार ये लिखेगा नहीं कि आउटसाइड द शेल निकालिए, ये कहेगा किसी एक P पॉइंट पे निकालिए जो कि सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर है एंड स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। पॉइंट कहां है? स्मॉल r डिस्टेंस पर, और स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से बड़ी है, यानी कि पॉइंट कहां गया? बाहर। अब मुझे यहां निकालना है। कैसे निकालूंगा? पहले तो मैं इस पे एक टेस्ट मास रख दूंगा, याद है ना? टेस्ट मास मैंने रख दिया m0, कि आई एम अज्यूमिंग दैट अ टेस्ट मास इज लोकेटेड एट P। सो अब इसका जो फील्ड होगा वो इधर की तरफ होगा, जिसको मैं कह देता हूं GP। ये इसको अपनी तरफ खींचेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी गिवन एज -G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r²। सिंपल, यही है। और इस पे लगने वाला फोर्स दिया जाता है m0G। काट पीट करके निकालोगे तो G का फॉर्मूला फिर से वही आ गया जो हमने अभी पढ़ा था, यानी कि किसी पॉइंट मास की वजह से किसी P पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड और किसी स्फेयर की वजह से बाहर के किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड सेम होता है। हम ये मान सकते हैं कि इस वाले टेस्ट मास के लिए ये पूरा मास यहां पर लोकेटेड है और यही मास इसको खींच रहा है। हम ये मानते ही नहीं कि यहां पर है, क्योंकि फॉर्मूला सेम आ रहा है। तो कई बार स्टेटमेंट ये भी दिया जाता है कि किसी बाहर वाले पॉइंट के लिए कोई स्फेरिकल शेल उसी तरह से बिहेव करता है जैसे कि पॉइंट मास करता है। कि ठीक है, सही बात है। ये तो लिखिए इसको, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। अब इसी का सेकंड, ऑन द सरफेस अगर आपको निकालना है तो कि सरफेस पे कितना होगा, तो इसको मैथमेटिक्स में क्या कहूं? स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो बस सब कुछ सेम है। पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1। तो सरफेस पे ग्रेविटी का फॉर्मूला आ जाएगा Gm अपॉन कैपिटल R²। यही आ रहा था हमारा आज तक। खत्म। ओके, थर्ड, या पहले यहां निकाला, अब यहां, अब निकालूंगा यहां इनसाइड द शेल, यानी कि स्मॉल r क्या हो गया? कैपिटल R से कम। यानी कि अगर कोई पॉइंट मास, कोई टेस्ट मास में यहां रख दूं, तब इस पर कितना ग्रेविटेशनल फील्ड है? तो पहली बात यह है कि इसको खींचने वाला अंदर की तरफ कोई मास नहीं है, इसलिए कोई फोर्स भी नहीं लगेगा। जब फोर्स ही नहीं लग रहा है तो कोई फील्ड भी नहीं होगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड अ होलो स्फीयर विल बी
0। अंदर थोड़ा ना कोई इसको खींचेगा, अंदर मास ही नहीं, खींचता कौन है? मास। मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड आता है, अंदर मास ही नहीं तो ग्रेविटेशनल फील्ड का आएगा। लिख लीजिए इसको। सर हमने तो बॉडी का मास बोला है कि कैपिटल एम है, तो हम कैपिटल यहां पर है ना, यही मास हमने अंदर रखा, वो बाहर की तरफ जाएगा ना? नहीं, वो अंदर जो रखा है ना, हमने माना है। किसके लिए माना है? जो पॉइंट बाहर है उसके लिए बिहेव करता है, जो पॉइंट अंदर है उसके लिए नहीं करेगा। यही लिखा है हमने, ये लिखा है कि बाहर वाले पॉइंट के लिए ये उस तरह से बिहेव करता है, न कि रियल में। जैसे कि मास सेंटर पर है तो सरफेस के लिए भी ऑलमोस्ट सेम आ गया, बट अंदर वाले के लिए ऐसा बिहेव कर ही नहीं पाएगा। दूर है, सपोज कर तू इससे बहुत दूर है, तो तुझे क्या लगेगा? ये तो इसका सेंटर तो यहीं लगेगा ना तेरे को। जब तू यहां आ जाएगा तब थोड़ा ना दिखेगा ये। ओके, आइए ग्राफ बनाता हूं मैं इसका। मैंने क्या सीखा, एक बार फिर से रिपीट करता हूं। मैंने ये देखा कि अगर एक होलो स्फीयर है तो बाहर किसी पॉइंट के लिए gm/r² फॉर्मूला आता है, सरफेस के लिए मैक्सिमम gm/R² आता है, और अंदर के लिए 0। अगर मैं इसका एक कर्व खींचना चाहूं स्मॉल r और g के बीच में, तो और यह है कैपिटल R। सुनना ध्यान से, कई बार इस स्फीयर को यहां बना देगा वो, कई बार नहीं बनाएगा। तो मैं बना करके दिखा देता हूं आपको। सपोज करो ये आपका स्फीयर है, ग्राफ बना रहा हूं इसलिए दिमाग थोड़ा सा चला लेना। ये स्मॉल r कैपिटल R, अंदर कोई ग्रेविटी नहीं है। सरफेस यानी कि यहां पर जब स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर है तब ग्रेविटी आती है। कितनी आती है? gm/R²। मैंने माना ये आ गई मेरे पास ग्रेविटी की मैक्सिमम वैल्यू, gm/R², और उसके बाद में ग्रेविटी कम होती जाती है। ये रहा कर्व। अब इस कर्व को देखिए कितनी तरीके से बनाया जाता है। एक तो ये स्फीयर देकर के बना देगा, दूसरा ये स्फीयर ही हटा देगा, सिर्फ ये बनाएगा g इनसाइड 0, सरफेस पर मैक्सिमम, लेकिन अब आपको पता है कि ये नेगेटिव में होता है, तो मोर करेक्ट अगर आप इसको बनाओगे तो ये ऐसा बनने वाला है। आईआईटी में एक बार यही क्वेश्चन आया था, मतलब ये वाला नहीं, आगे वाला बताऊंगा, मतलब आया यहीं से था। बनाइए, कई बार ऐसे दे देगा, कई बार ऐसे दे देगा। मोर करेक्ट ये है जो नेगेटिव में बनता है। हो सकता है इसमें भी आपके स्फीयर बना दे ऐसे करके, ऐसे, तो घबरा मत जाना। चलिए, तो हमने दो ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ लिया है, एक पॉइंट मास के कारण, एक शेल के कारण। तीसरा हमें पढ़ना है सॉलिड स्फीयर के कारण। ये जब हम फील्ड पढ़ लेंगे तो उसके बाद में फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल आता है फिर हम उसकी बातें करेंगे। तो ये जो दोनों टॉपिक हैं ध्यान से समझ लेना। हालांकि यहां से क्वेश्चन कम ही देखा है मैंने आता हुआ, क्योंकि मैक्सिमम इसमें ग्राफ होते हैं। सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन ये बन सकता है कि कहां पे फील्ड मैक्सिमम है, कहां पर कम है, कहां पे जीरो है, शेल के सेंटर पे कितना होता है, इसके यहां पर कितना होता है, बाहर कितना होता है। ये वन लाइनर क्वेश्चन यहां से बनते हैं। बट स्टिल फिजिक्स आपके बस की बात नहीं होगी अगर आप खुद से घर पे जाकर के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सॉल्व्ड एग्जांपल ऐसे उड़ा के नहीं करते हैं, तो समझ जाना आपको भगवान भी नहीं पढ़ा सकता।
चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।